हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल KHD एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट जियोग्राफी का, यानी भूगोल का, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। पहले हमने अध्ययन कर लिया था मानव भूगोल के बारे में, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था अनेक भूगोलवेताओं की परिभाषा पढ़ी थी। आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति, यानी मानव भूगोल की प्रकृति क्या होती है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि मानव भूगोल में मानव भूगोल की प्रकृति की अगर बात करें तो मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है वो आपका कौन होता है? मानव को माना गया है। किसको माना गया भाई? मानव भूगोल का केंद्र बिंदु किसको माना गया है? मानव को माना गया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। चलो देखें कि मानव भूगोल मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य, कि मानव भूगोल एक ऐसा भूगोल है जिसमें मानव द्वारा जो निर्मित, उसके द्वारा जो बनाए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं सांस्कृतिक जो भूदृश्य है। जिस प्रकार जनसंख्या है, आपका ग्राम है, नगर है, और मानव बस्तियां हैं, उद्योग है, परिवहन है, संचार के साधन है आदि की जो रचना करता है वो क्या होता है? मानव भूगोल की प्रकृति। और यह भी विश्लेषण करता है कि मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग है। और किसका विश्लेषण करता है? कि पर्यावरण का उपयोग जैविक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कौन देखने का करता है? प्रकृति, ठीक है। और पर्यावरण में क्या परिवर्तन हो रहा है मानव के द्वारा, ये भी देखने का कौन काम करते हैं? भाई आपका मानव भूगोल की प्रकृति करती है। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कौन है? मानव। ये आपका इंपोर्टेंट रहने वाला है कि मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कौन है? मानव है। उसके बाद अगर हम बात करें मानव की प्रकृतिकरण का, इससे पहले मैं मानव की प्रकृतिकरण के बारे में आपको बता देता हूं कि मानव का प्रकृतिकरण, अगर हम प्राचीन काल की बात करें, जिस टाइम हमारे पास अनेक प्रकार के तकनीकी अभाव थे, यानी तकनीकी ज्ञान नहीं था, तो उस टाइम क्या था? हम मतलब प्रकृति पर निर्भर रहते थे। जिस प्रकार प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति से डरते थे, यानी प्रकृति पर निर्भर थे, हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते थे। क्यों? हमारे पास तकनीकी अभाव था। जिस प्रकार हम देखें कि प्रारंभ में तकनीकी अभाव के कारण मानव प्रकृति पर या प्रकृति का नियंत्रण में था। इसी को क्या कहा गया? मानव का प्रकृतिकरण। कि प्राचीन काल में तकनीकी अभाव के कारण प्रकृति पर नियंत्रण किसका था? किसका था भाई? मानव का था, ठीक है। तो उसे क्या कहा गया? मानव का प्रकृतिकरण। और आरंभ में प्रकृति की सुनता था मानव, प्रकृति से डरता था और प्रकृति की क्या करता था? पूजा करता था। जैसे अगर बात करें हमें प्राकृतिक पर्यावरण की, तो जलवायु है, उच्चावच है, आपका स्थलाकृति है, मृदा है, वनस्पति है, खनिज संसाधन है आदि के अनुसार शारीरिक संरचना, भोजन, वस्त्र, कृषि, आवास आदि का निर्धारण कौन करती थी? प्रकृति करती थी। इन सभी जो जलवायु, उच्चावच है, अपने वस्त्र है, कृषि है, भोजन है, इन सभी का निर्धारण कौन करती थी? प्रकृति करती थी। यही क्या था? मानव का प्रकृतिकरण होता है। मतलब उस टाइम हम खुद नहीं कर सकते थे कुछ भी काम, तो प्रकृति के द्वारा हमें निर्देश देती थी, तभी हम वो करते थे। यानी प्रकृति का हम के ऊपर, यानी मानव पर नियंत्रण था। प्रकृति की पूजा करता था, प्रकृति की सुनता था, वो सब प्रकृति के कहने पर या प्रकृति द्वारा निर्देशित व्यक्ति था। अब हम थोड़ी उसके आगे की बात करते हैं मानव का प्रकृतिकरण में। तो आगे की अगर हम बात करें तो हमने ये भी पढ़ लिया कि मानव पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? प्रकृति का था। और सामाजिक विकास की अवस्था, यानी सामाजिक विकास की अवस्था क्या थी? आदिम थी, यानी प्राचीन थी। उसके बाद अगर बात करें मानव प्रकृति पर पूर्ण निर्भर था। हम जो भी चाहते थे हम प्रकृति से प्राप्त करते थे। इस अवस्था में प्रकृति की प्रबलता पर बल दिया गया। किस पर दिया गया? प्रकृति। और इसी प्रकार मानव ने प्रकृतिकरण, मानव भूगोल की प्राचीन विचारधारा, इसे कहा गया कि मानव की प्रकृतिकरण है ये सबसे प्राचीन विचारधारा या नव निश्चयवाद की जो विचारधारा है वो प्राकृतिक है, यानी मानव का प्रकृतिकरण है। इसी को क्या कहा गया था? आगे नाम दिया गया था, यह विचारधारा नव निश्चयवाद जन्म हुई थी इसी के काल से, मानव भूगोल की, मानव के प्रकृतिकरण से। या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकृतिकरण ने मानव की प्राचीन विचारधारा को निश्चयवाद का जन्म हुआ। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखो आगे की अगर हम बात करें, मानव के प्रकृतिकरण में यह भी चल रहा है
मानव के प्रकृतिकरण से नई विचारधारा का जन्म होता है जिसका नाम होता है नवनिश्चयवाद। क्या होता है? नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले लिखते हैं भाई, मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण। अगर हम मानव की प्रकृतिकरण की बात करें, किसकी बात करें, तो हमने देख लिया भाई जो भी था हम सभी है वो प्रकृति पर निर्भर थे व्यक्ति। तो इसी मानव के प्रकृतिकरण से एक नई विचारधारा का जन्म होता है जिसका नाम है नीतिवाद या निश्चयवाद। निश्चयवाद या नीतिवाद। क्या नाम है भाई? निश्चयवाद या नीतिवाद। ये मानव भूगोल की सबसे प्राचीन विचारधारा है। क्या है? मानव भूगोल की सबसे प्राचीन विचारधारा। मानव भूगोल की सबसे प्राचीन विचारधारा है। कि मानव भूगोल की सबसे प्राचीन विचारधारा कौन सी आपकी? तो नीतिवाद या निश्चयवाद है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि मानव भूगोल की सबसे प्राचीन विचारधारा कौन सी है? तो निश्चयवाद या नीतिवाद। इसे पर्यावरण निश्चयवाद या पर्यावरण नीतिवाद भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पर्यावरण निश्चयवाद या नीतिवाद भी कहते हैं। उपनाम है इसका, ठीक है। एक अलग नाम क्या है इसका? पर्यावरण निश्चयवाद या पर्यावरण नीतिवाद इसे कहा गया है। इसके आगे की अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं कि प्रारंभ में तकनीकी ज्ञान या अभाव में मानव प्रकृति पर नियंत्रण था। ये इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। तथा प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य अन्योन्य क्रिया करता था। कि निर्भर तो था ही था, ठीक है। और जो प्रकृति की प्रबल शक्तियां थी, क्यों हमसे ज्यादा शक्तियां थी प्रकृति में, तभी तो हम पर नियंत्रण था प्रकृति का। तो उनके मध्य जो हम क्रियाएं करते थे, यानी अन्य जो भी क्रियाएं होती थी, उसे निश्चयवाद कहा गया। कि प्रकृति की प्रबल शक्ति या प्रबल शक्तियों के मध्य, कि प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य प्रबल शक्तियों के मध्य अन्योन्य क्रिया को जो भी क्रिया थी हो रही थी मानव द्वारा, उन्हीं को क्या कहा गया था? निश्चयवाद कहा गया था। निश्चयवाद 2022 में अब की बार प्रश्न आया, निश्चयवाद क्या है, ठीक है। तो प्रकृति के प्रबल शक्तियों दो बारी हो गया क्या? प्रबल शक्तियों के मध्य अन्योन्य क्रिया को क्या कहते हैं? निश्चयवाद कहते हैं। इंपॉर्टेंट बनता है ये भी, किसे कहते हैं? निश्चयवाद, ठीक है। ये हमने देख लिया भाई मानव भूगोल की क्या है? सबसे प्राचीन विचारधारा है, ठीक है। इस विचारधारा के समर्थक कौन कौन से? समर्थकों की अगर बात करें, यानी कौन से भूगोलवेत्ता थे जो इस विचारधारा के समर्थक थे। अगर हम बात करें जर्मन भूगोलवेत्ता की, कौन से जो जर्मनी के थे, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रेटजेल है, यानी फ्रेडरिक रेटजेल। इसके अलावा और भी थे, वो थे आपके, एक हो जाता है आपका हमबोल्ट। कौन हो जाता है? हमबोल्ट। इसके अलावा आपका कार्ल रिटर हो जाता है। क्या हो जाता है? कार्ल रिटर भी आपका हो जाता है। और एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी, वो थी आपकी एलन सैंपल। क्या थी भाई? एलन सैंपल। ये इस रेडजेल की शिष्या थी, एलन सैंपल। क्या थी भाई? एलन सैंपल रेडजेल की शिष्या थी। हमने बात की मानव का प्रकृतिकरण के बारे में। अब हम बात करते हैं निश्चयवाद विचारधारा की विशेषता के बारे में। देखते हैं भी इसकी क्या विशेषता होती है। लेकिन विशेषता में हमने पढ़ लिया निश्चयवाद होती क्या, इससे ज्यादा विशेषता तो आपसे के पूछती नहीं है, ठीक है। ज्यादा पूछा नहीं जाता है। अगर आप कहोगे तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मानव भूगोल की या जो आपके ये है निश्चयवाद के बारे में, इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। चलो निश्चयवाद विचारधारा की विशेषता के बारे में देख लेते हैं। निश्चयवाद की विचारधारा की विशेषता।
निश्चयवाद विचारधारा की विशेषता। निश्चयवाद विशेषता। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो हमने ये तो पढ़ लिया है भाई, जो प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य अन्योन्य क्रिया थी, ये क्या होती है। लेकिन शारीरिक संरचना है, क्या है, शारीरिक संरचना है, भोजन है, इनके बारे में अध्ययन कर लिया था भाई। क्या है, जो प्रकृति निर्भर करती थी या प्रकृति हमें निर्देश देती थी, तब वही हम जो काम है करते थे। तो ये इनकी क्या हो जाती है, आपकी हो जाती है वो विशेषता। ठीक है। अगर नीतिवाद के अनुसार प्रकृति सर्वशक्तिमान है, निश्चयवाद के अनुसार प्रकृति क्या होती है, सर्वशक्तिमान होती है। यानी प्रकृति क्या होती है, सर्वशक्तिमान होती है। किसके अनुसार, निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार प्रकृति वो क्या है, सर्वशक्तिमान है। और प्रकृति का दास है वो कौन है, मानव है। यानी प्रकृति का दास किसे बताया गया है, निश्चयवाद के अनुसार। तो मानव को क्या बताया गया है, दास बताया गया है। इस अगर विचारधारा की बात करें तो वही तीनों विचारधारा आपके हमबोल्ट है, फ्रेडरिक रेडजेल है, या फिर कार्ल रिटर, एक अमेरिकन थी जो एलन सैंपल थी, और फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी। ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रकृति का मानवीकरण की, हमने बात कर ली थी मानव का प्रकृतिकरण, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई जो मानव है पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था और प्रकृति का निर्देशित व्यक्ति था। लेकिन जैसे धीरे धीरे तकनीकी विकास होता गया तो धीरे धीरे मानव प्रकृति से दूर हटता गया तथा प्रकृति से न मानने वाली यानी अनिर्देशित होता गया। ठीक है। प्रकृति पर निर्भर नहीं था, प्रकृति को नहीं डरता था। ठीक है। वो क्या होता आपका, मानव का प्रकृतिकरण। धीरे धीरे मानव का प्रकृतिकरण बढ़ा। अगर हम बात करें प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा ही पढ़ेंगे आज। ठीक है। प्रकृति का मानवीकरण, तो इसमें बिल्कुल इसके विपरीत हो जाएगा। इसमें क्या है कि प्रकृति को नियमों को समझने लग गया था व्यक्ति की क्या चाहती है हमसे प्रकृति, तथा तकनीकी विकास हो गया था उस टाइम। ठीक है। तो धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार प्रकृति के जो संसाधन है वो कौशल हो गया था, व्यक्ति का कौशल यानी ज्ञान बढ़ गया था उसका, और भूदर्शों की रचना, प्रकृति की मानवीकरण। अगर हम बात करें कि संसाधन है, प्राकृतिक है, प्रकृति को परिवर्तित कर खुद मानव है वो भूदर्शों का निर्माण करने लग गया था। इसे ही कहा गया था आपके प्रकृति का मानवीकरण। अगर परिभाषा लिखते हुए लिखें तो कि तकनीकी विकास, क्षमता, कौशल व आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तन कर सांस्कृतिक भूदर्शों की रचना करना, इसे ही कहा गया। यानी प्रकृति को परिवर्तन करके अनेक मानव द्वारा भूदर्शों की रचना करना क्या कहलाता है, प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। यानी उस टाइम प्रकृति के क्या है, दास नहीं रहा था, अवस्था में मानव तकनीकी विकास हो गया था। ठीक है। और उस टाइम क्या हो गया था, प्रकृति खुद क्या है, मानव द्वारा निर्देशित है होने लगी थी। ठीक है। तो प्रकृति के मानवीकरण की हम कल बात करेंगे। आज हमने पढ़ा था मानव का प्रकृतिकरण। तो आप अपने चैनल है जो KHD एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12वीं के जियोग्राफी का पूरा सिलेबस यहाँ करवाया जाएगा। जियोग्राफी का पूरा सिलेबस आपको KHD एजुकेशन पर कराया जाएगा। 2022-23 का सिलेबस। ठीक है। 2022-23 का सिलेबस पूर्ण रूप से कराया जाएगा और PDF भी मिलेगी आपको टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है। उसके अंदर आप एक कमेंट में मिल जाएगी, आपको PDF मिल जाएगी धीरे धीरे। ठीक है। जब लेसन हो जाएंगे पूरे, कम से कम 5-6 लेसन हो जाएंगे, तब इनके में MSQ क्वेश्चन वह पूर्ण रूप से लघुतरात्मक है, अति लघुतरात्मक है, वो भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 2022-23 का सेशन अब तो आपका भूगोल का पेपर हो गया। 2022 यानी जो अब 11वीं में उनके लिए है, जो 12वीं का सेशन है शुरू किया है। लेकिन जो 10वीं में थे अब 11वीं होंगे, उनके लिए भी 11वीं वालों के लिए धीरे धीरे हम सेशन शुरू करेंगे 11वीं का जियोग्राफी के लिए। ठीक है। तो आप अपने चैनल है जो KHD एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।